गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर जो होगा हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर का फर्दर जो पार्ट होगा, मीन्स नेक्स्ट जो पार्ट है वो रहेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर था द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर को हमने शुरू किया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस द थिंग्स वर नॉट यू कैन से नॉर्मल। जो थिंग्स थी वो नॉर्मल नहीं हुई थी, कुछ नई जो प्रॉब्लम थी जो हमारे इंडियन पीपल थे या आप कह सकते हो हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको फेस करनी पड़ी थी। उन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने सबसे पहले जो 3 प्रॉब्लम्स थी डिस्कस की थी, जिसमें जो नियर अबाउट 8 मिलियन जो रिफ्यूजीज थे जो कि पाकिस्तान से हमारे इंडिया में आए थे, तो उनको रिहेबिलेट करना था। अब दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, वो से सॉर्ट आउट करना था। और तीसरी अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं अपने देश को किस प्रकार से हम आगे चलाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारे इंडिया में थी। ठीक है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या कह सकते जो हमारे मेन लीडर्स थे वो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर ये बात डिस्कस की गई थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इट गेव राइट टू वोट एवरी पर्सन। जबकि हमने इसको कंपैरिजन किया था अदर जो आप कह सकते हो डेवलप कंट्री के साथ, वहां पर अगर राइट टू वोट था इट वाज गिवन इन अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस। पहले मेल मेंबर, पहले तो रिच मेल मेंबर को मिला, उसके बाद सभी जितने मेल मेंबर थे उनको मिला, आफ्टर देन ऑल मेल एंड फीमेल इन सबको प्रोवाइड किया गया। मीन्स जो यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज थी उन कंट्रीज के अंदर जो राइट टू वोट था, जिसे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का नाम दिया गया था, अगर हम उसकी बात करते हैं वो चीज जो है वो व्यक्तियों को स्टेजेस पे मिली। बट इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर सिचुएशन ये थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एवरी अडल्ट सिटीजन हैज राइट टू वोट। ठीक है, शुरुआती दौर में इसे 21 ईयर की एज में रखा गया, बट 61 जो अमेंडमेंट किया गया 1989 के आसपास में किया गया था, तो उस वक्त जो एज थी वो 21 से रिड्यूस करके आप कह सकते हो 18 ईयर कर दी गई थी। तो हमने राइट टू वोट के बारे में पढ़ा, फिर हमने इक्वेलिटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने रिजर्वेशन की थोड़ी सी बात की गई थी। इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। आगे देखते हैं। The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of the central government versus those of the state government. अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने काफी दिनों तक एक पॉइंट पे डिस्कस किया कि हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए गवर्नमेंट का। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनकी पावर्स क्या होंगी, इनके रिलेशंस क्या होंगे, इनके बारे में डिस्कस किया गया। अब कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सेंटर जो है इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सेंटर की गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर एक ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट वाज आर्ग्यूड दैट ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वुड बी इन अ पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री एज अ होल। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो पूरे देश की जो वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों का मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। बट अदर मेंबर्स फेल्ट दैट कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट है, दे शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। उनको भी ज्यादा ऑटोनॉमी, आप कह सकते हो उनको ज्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको पावर भी, उनकी पावर भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक आप कह सकते हो कंसर्न जताया। अ मेंबर फ्रॉम द मैसूर feared that under the present system democracy is centered in Delhi, it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country। अब दिल्ली हमारा सेंटर पावर होगा, तो अगर मैं मैसूर कर्नाटका की बात करता हूं या तमिलनाडु की बात करता हूं, वहां का व्यक्ति उससे कैसे जुड़ेगा, तो उसके लिए यहां पर प्रॉब्लम आएगी। अ मेंबर फ्रॉम द मेड्रोस इंसिस्टेड दैट, उन्होंने इंसिस्ट किया द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर आपको इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ये किसको देनी चाहिए, ये देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर मींस वो पर्टिकुलर स्टेट रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का कल्चर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग या आप कह सकते हो वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति है उनके अकॉर्डिंग जो वेलफेयर से रिलेटेड काम करेगी। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इट विल बी कह सकते हो फार अवे, ये काफी दूरी पे होगा, तो ये प्रॉब्लम आई है। तो काफी लंबे समय तक इसी बात पे डिस्कस होता रहा कि हमें किस प्रकार से ये फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर रहेंगी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस रहा। तो इस आधार पे द कॉन्स्टिट्यूशन साउट टू बैलेंस दीज competing claims by providing 3 list subject।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 लिस्ट क्रिएट कर दी और उन लिस्ट के अंदर डिस्कस कर दिया गया है कि किस लिस्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आएगा और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर कैसे किसके पास होगी। जैसे कि सबसे पहली लिस्ट थी आपकी यूनियन लिस्ट। अब इस यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट रखे जैसे कि टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे देश में एक जैसे होने चाहिए। अगर मैं करेंसी की बात करता हूं, हमारी इंडियन करेंसी एक है, तो करेंसी से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है, वो अधिकार है हमारी गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो दैट सब्जेक्ट फॉल्स इन यूनियन लिस्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में आएंगे वो क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ऐसे ये वो सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद आते हैं स्टेट लिस्ट। सेकंड लिस्ट आपकी स्टेट लिस्ट है। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए दे आर एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सेट्रा। तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ को रखा गया, जहां पर जो मेन जो आप कह सकते हो रोल निभाएगा, वो रोल निभाएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए कि हर एक स्टेट के अंदर एक अपना खुद का स्टेट बोर्ड होता है। जैसे हरियाणा है तो HBSC बोर्ड है, ठीक है, जो कि भिवानी के अंदर है। ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक उत्तर प्रदेश बोर्ड होता है। तो एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, वो आपके स्टेट लिस्ट में होंगे, और स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो डिसीजन लेने की पावर होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सेकंड लिस्ट होगी स्टेट लिस्ट। थर्ड लिस्ट आपकी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अब ये इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसके ऊपर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मींस उसके ऊपर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों की पावर होगी। जैसे कि मैं फॉरेस्ट की बात करता हूं, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करता हूं तो इकोनॉमिकल में अगर मैं बात करता हूं तो वो एक नेशन की भी संपत्ति है और एक स्टेट की भी संपत्ति है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डिसीजन लेने की जो पावर है वो दोनों गवर्नमेंट को दी गई। ऐसे ही अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं, अब कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी है, अच्छी एग्रीकल्चर होती है, बट कुछ ऐसे भी तो एरिया है जहां पर लेस फर्टाइल लैंड है, जहां पर एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होती, तो हमें उनको भी देखना है। तो इस प्रकार की जो आप कह सकते हो फैक्टर्स हैं या इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, दे फॉल इन द कॉन्करेंट लिस्ट, एंड द डिसीजन रिलेटेड टू this list, it was taken by the joint responsibility, or it would be have joint responsibility of center and state government। तो दोनों आप कह सकते हो दोनों मिलकर ज्वाइंटली उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने प्रॉब्लम आ रही थी कि सेंटर और स्टेट में किस प्रकार की पावर का प्रावधान होगा, या आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विच टाइप ऑफ पावर डज सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एंड विच टाइप ऑफ पावर डज स्टेट गवर्नमेंट हैव। तो ये प्रॉब्लम इन 3 लिस्ट के माध्यम से सॉर्ट आउट कर ली गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या क्या 3 लिस्ट बनाई गई। फर्स्ट लिस्ट आपकी यूनियन लिस्ट है, इससे रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स आए हैं जो कि पूरे देश में एक जैसे होने चाहिए, जैसे कि करेंसी, डिफेंस, इन सब से रिलेटेड। सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट हुई, उसके अंदर आपको इंडिविजुअली प्रेफरेंस दी गई लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या स्टेट गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। और थर्ड लिस्ट आपकी कॉन्करेंट लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जहां पर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेंटर और स्टेट की। ओके, तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम थी उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया। नाउ अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न अबाउट द लैंग्वेज, और नेक्स्ट जो डिबेट था वो लैंग्वेज के आधार पे है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले पीपल रहते थे, ठीक है, वो डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल थे। अब हमारे देश के अंदर लैंग्वेज के आधार पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो नियर अबाउट 40% जो पीपल थे वो हिंदी लैंग्वेज बोलते थे, नियर अबाउट। बट बाकी जो अदर पीपल थे वो मिक्स लैंग्वेज बोलते थे, मीन्स वो अपने एरिया से बिलोंग करने वाली खुद की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी बोलते थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इस प्रकार की थी, तो लैंग्वेज से रिलेटेड नया कंसर्न आया कि लैंग्वेज को किस तरीके से रखा जाए। तो इस आधार पे क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं, मैं आपसे यहाँ पर फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच इज आवर नेशनल यू कैन से लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। तो आज तक आपको राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी लैंग्वेज को पढ़ाया गया है, जो आपका आंसर हमेशा गलत होगा। हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट ओनली 40% पीपल बोलते हैं उस लैंग्वेज को। तो ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है, और हिंदी के साथ ऐसे अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि साउथ और नॉर्थ में लिंक क्रिएट करती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेटस हमारी हिंदी का है वैसा ही स्टेटस अदर देयर आर 21 अदर लैंग्वेज आल्सो। तो देयर आर 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी स्केड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयर आर 22
स्केड्यूल लैंग्वेज जिनका जो प्रोवाइड की है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जिनका सेम लेवल है, सेम स्टेटस है। तो हमारी अगर राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मदर टंग आप बोल सकते हो उसको, कि आप हिंदी बोलते हो तो मदर टंग है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट डिबेट जो रहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो था लैंग्वेज से रिलेटेड। अब मैनी मेंबर बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर। अब कुछ व्यक्ति ने क्या कहा, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे ही ब्रिटिश गए उसके साथ चले जाए, एंड इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय द हिंदी। अब हिंदी के द्वारा लिया जाना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने इसके अपोजिट में बात बोली। दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी दे वर डिफरेंट ओपिनियन स्पीकिंग इन द असेंबली, जैसे कि टी कृष्णाचारी कन्वेड अ वार्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them। अब इनमें से क्या कहा गया कि अगर मैं साउथर्न पार्ट की बात करता हूं वहां पर तो लैंग्वेज दूसरी बोली जाती है, तो इससे हमारा इंडिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, इंडिया के दो पार्ट बन सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आई। सो अ कंप्रोमाइज वाज फाइनली अराइव्ड एट, नेमली दैट while हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या बोला गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। But if we think about English, it would be used in the courts, in the services, and in the communication between one state to another. And it, you can say it is a link language between northern part of India and southern part of India. क्योंकि हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसे हम क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज फाइनली किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया गया। तो अभी मैंने बताया कि हिंदी इट्स अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर इंडिया एंड देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलो आगे देख लेते हैं। Many Indian contributed to the framing of the constitution, but perhaps the most important role it was played by Dr. Bhimrao Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee, under whose supervision the document was finished। अब बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं 400 के आसपास में, 389 जो मेंबर्स हैं, नियर अबाउट 300 to 400 के आसपास में जो पीपल थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया इसे बनाने के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो निभाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि अगर मैं बात करता हूं भीमराव अंबेडकर जो थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सॉरी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने टोटल ड्राफ्ट किया था, उस मेंबर के चेयरमैन थे, ठीक है। तो टोटल 389 अगर नियर अबाउट बात करते हैं 389 जो मेंबर्स थे उनमें से जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी आप कह सकते हो जो भीमराव अंबेडकर है उनको देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम आगे बात करते हैं So students, so Bhimrao Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee and under whose supervision the document was finished. In his final speech to the Constituent Assembly, Dr. Bhimrao Ambedkar pointed out that political democracy had to be accompanied by the economic and social democracy. अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसके साथ साथ हमें इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी की भी बात करनी पड़ेगी। इट मींस एवरीबॉडी शुड बी इक्वल इन सोसाइटी एंड एवरीबॉडी शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इसकी डिमांड भी उन्होंने की थी। सो गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ द अदर इनइक्वालिटी लाइक रिच एंड पुअर, लाइक अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, ये ऑटोमेटिक खत्म नहीं हो सकता। सो विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वाज गोइंग टू एंटर into a life of the contradiction। अब इंडिया कहां पर जा रहा है, एक contradiction means एक विवादास्पद स्थिति में जाने वाला है। In politics we will have equality and in social and economical life we have inequality because our India is caste based society where there are traditionally there are many people and you can say a section of the society it was downtrodden and you can say it was at the bottom of the social hierarchy। तो हम यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि इंडिया वाज गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ द कंट्राडिक्शन।
जहां पर पॉलिटिकल मैनर से वी आर इक्वल, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू थिंक अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. ठीक है? But if we think about social and economical life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. अगर हम इसे सोशल और इकोनॉमिकल मैनर से बात करते हैं तो ट्रेडिशन से ही, प्राचीन समय से ही, परंपरागत रूप से ही सोशल और इकोनॉमिकल मैनर से एक सेक्शन जो सोसाइटी का है वो लोअर लेवल पे है. तो इस तरीके से वन मैन वन वैल्यू वाली जो फिलोसफी है यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती. ठीक है, इस बात को भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर रखा था और इसी पॉलिसी के आधार पर रिजर्वेशन जो पॉलिसी थी उन सबको लगाया गया था, जहां पर 13 सीट्स आर रिजर्व इन द यू कैन से पॉलिटिकल पार्लियामेंट and in the government job, in the education facilities, some seats are reserved for the SC, BC and OBC, and near about 33% जो seats है they are reserved for women also. तो इस प्रकार की जो बातें थी वो की गई थी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ वर द स्टेट्स टू बी फॉर्म. अब स्टेट कैसे बने. बिफोर इट वी हैव डिस्कस दैट इन आवर इंडिया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेस अ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज. तो लैंग्वेज और कल्चर ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारी स्टेट की फॉर्मेशन के अंदर. तो बिफोर रीडिंग दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज लिंग्विस्टिक. इट मींस रिलेटेड टू लैंग्वेज. अगर आपके पास लिंग्विस्टिक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड. मींस आर स्टेट्स आर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो लैंग्वेज के आधार पर कुछ स्टेट बनाए गए थे, जिसमें सबसे पहला जो स्टेट था वो आपका आंध्र प्रदेश बनता है. ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम लिंग्विस्टिक वर्ड यूज करेंगे जिसका मतलब होगा लैंग्वेज से रिलेटेड. सो नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी हाउ वर द स्टेट्स टू बी फॉर्म. अब स्टेट्स कैसे बने. Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main political party in the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. अब 1920 के दौरान में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी रही, उसने प्रॉमिस की थी अगर इंडिया एक बार इंडिपेंडेंस हो जाता है तो उसके बाद लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पे आपके खुद के स्टेट्स होंगे. सॉरी. However, after the independence, the Congress did not take any step to honor this promise. इस honor को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई step नहीं उठाए. For India had been divided on the base of religion, despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, and freedom had come not to one nation but to two. Okay. अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में एक रिलीजन के आधार पे तो आप कह सकते हो पार्टीशन हो गया. अब इस पार्टीशन के आप कह सकते हो कोई फेवर में था, कोई अगेंस्ट भी था. तो किसी ना किसी तरीके से हमने इस पार्टीशन के माध्यम से क्या किया, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करके इंडिपेंडेंस अचीव की. तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस एक देश को नहीं बल्कि दो देशों को मिली. फर्स्ट वन इज इंडिया, सेकंड वन इज द पाकिस्तान. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, more than a million people had been killed in riots between Hindus and Muslim. अगर हम बात करते हैं उस पार्टीशन के अंदर तो it was a bloody partition in which near about 1 million people, near about more, it may be more than 1 million people, they had been killed and even you can say they were murdered, you can say. ठीक है, इस रायोट के अंदर ये सारे के सारे व्यक्ति मारे गए थे. Would the country afford further division on the base of language? अब देखिए कि जिस देश में इतना हत्याकांड आप हो चुका है, क्या वो कंट्री लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन की बात कर सकेगी? नहीं कर सकेगी. ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे क्या देश को डिवाइड किया जाए? नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिलीजन के आधार पे इतना रक्तपात हुआ था, इतने व्यक्ति मारे गए थे, तो लैंग्वेज के आधार पे तो ऐसा होगा. ठीक है, तो इस आधार पे लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए गए. सॉरी, इसके आधार पे कुछ डिसीजन लिए गए. बोथ प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, दे वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट. वो लिंग्विस्टिक स्टेट के अगेंस्ट थे. आफ्टर द पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू सेड दैट disruptionist tendencies had come to the force. To check them, the nation had to be strong and united, or as Patel put it, the first and the last need of India at present moment is that it should be made a nation.
Everything which help the growth of the nationalism has to go forward. Everything which throws obstacles in its way has to be rejected. We have applied this test to the linguistic provinces also, and by this test, in our opinion, can't be supported. Okay. अब वल्लभ भाई पटेल और भी जो आपके साथ जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेटमेंट दी। इस वक्त हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य एक स्ट्रॉन्ग नेशन को क्रिएट करना है। ठीक है, जो चीज हमारे नेशनलिज्म की ग्रोथ में आती है, जो चीज हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करती है, हमें वो स्टेप्स उठाने हैं, और जो चीज इसके आप कह सकते हो अगेंस्ट होती है, हमें वो सारी चीजें रिजेक्ट करनी है, और यही चीज आपकी लिंग्विस्टिक जो प्रोविंसेस है उनके ऊपर अप्लाई की जाएगी। ठीक है, सीधे शब्दों में अगर हम बात करते हैं, सीधे शब्दों में वो आप कह सकते हो इसके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अगर इसके आधार पे डिवीजन होगी तो इस आधार पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। That the Congress leader would now go back on their promise created great disappointment. The Kannada speaker, Malayalam speaker, Marathi speaker had all looked forward to having their own state. अब कांग्रेस ने जो अपना वादा किया था वो उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो जो कन्नड़ स्पीकर, मलयालम स्पीकर मींस अदर लैंग्वेज को स्पीकर जो पीपल थे, they were you can say they were protesting for their own state. अब वो अपने स्टेट की डिमांड कर रहे थे लगातार। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट however came from the Telugu speaking district what was called at that time Madras Presidency. तो सबसे ज्यादा जो ये प्रोटेस्ट हुआ था वो तेलुगु स्पीकिंग रीजन या एरिया के अंदर हुआ था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। When Nehru went to campaign there during the general election of 1952, he was met with black flags and slogans demanding "We want Andhra." It means we want Andhra Pradesh as a separate you can say state. तो वहां पर 1952 के दौरान में जब इलेक्शन के अंदर नेहरू जी अपना कैंपेन के लिए गए तो उन्होंने सीधा डिमांड की कि हमें आंध्र प्रदेश की डिमांड है। सो इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर a veteran Gandhian named Poti Siramallu went on a hunger fast demanding the formation of Andhra state to protect the interest of the Telugu speaker. As the fast went on, it attracted much support. Hartals, bands, they were observed in many towns. अब हर जगह पर स्ट्राइक देखने को मिल रही थी क्योंकि उन्होंने आंध्र प्रदेश की डिमांड कर ली थी। So on 15 December 1952, 58 days into his fast, Poti Siramallu died. जो थे वो मारे गए। As a news put it, the news of the passing away the Siramallu engulfed entire Andhra Pradesh in chaos. मीन्स चारों तरफ अराजकता की फैल चुकी थी। So the protests were so widespread and intense that the central government was forced to give in to the demand. And thus on 1st October 1953, the new state of Andhra Pradesh came into being. So it was the first state which was formed on the basis of language, and it was formed on 1st October 1953. तो हमारा लैंग्वेज के आधार पे सबसे पहला स्टेट बना था 1953 के अंदर 1 अक्टूबर को, वो था आंध्र प्रदेश। तो आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द स्टेट व्हिच वाज फॉर्म इन द यू कैन से फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इट वाज आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।